Hello everyone, this is Nikita. Thank you so much for watching Bio Abhyasam channel. इस वीडियो में हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर कवर करेंगे फ्रॉम NCERT बुक बायोमोलिक्यूल्स। इस बायोस्फीयर में डाइवर्स प्रकार के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। माइंड में यह क्वेश्चन उठता है कि क्या सभी ऑर्गेनिज्म सेम केमिकल से मिलकर बने होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि एलिमेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। यदि प्लांट और एनिमल टिश्यूज पर या माइक्रोबियल पेस्ट में एलिमेंट्स का एनालिसिस करें तो हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और अदर एलिमेंट्स की एक लिस्ट प्राप्त होती है। एनालिसिस मतलब परीक्षण करना, जिनकी मात्रा एनिमल्स टिश्यूज की पर यूनिट में अलग अलग होती है। यदि ऐसा ही एनालिसिस नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव अर्थ क्रस्ट का करें तब भी हमें एलिमेंट्स की सिमिलर यानी कि सेम ही लिस्ट प्राप्त होती है। लेकिन इन दोनों लिस्ट में अंतर क्या है? इन एब्सोल्यूट टर्म्स उनमें कोई भी अंतर नहीं है। सभी एलिमेंट्स जो अर्थ क्रस्ट के सैंपल में मिलते हैं वे सभी ऑर्गेनिज्म के टिश्यू के सैंपल में भी मिलते हैं। फिर भी क्लोजर एग्जामिनेशन और बारीकी से परीक्षण करने से पता चलता है कि कार्बन और हाइड्रोजन की क्वांटिटी यानी कि मात्रा अन्य एलिमेंट्स की अपेक्षा यानी अन्य एलिमेंट्स की तुलना में किसी भी ऑर्गेनिज्म में अर्थ क्रस्ट से जनरली ज़्यादा होती है। हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन। अब हम किसी भी कंपाउंड में की जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो कौन कौन से केमिकल से बना है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें यूज़ हुई, वो हम एनालाइज करना सीखेंगे। इसी तरह से हम पूछ सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस रूप में मिलते हैं, किस टाइप में मिलते हैं। इसका आंसर पाने के लिए कोई भी क्या करेगा? इसका आंसर पाने के लिए हमें केमिकल एनालिसिस करना होगा। हम किसी भी लिविंग टिश्यू जैसे सब्जी या लिवर का टुकड़ा को लेकर मोर्टार और पेस्टल यानी कि खलबत्ता होता है ना जिसमें हम कूटते हैं, उसकी हेल्प से ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड Cl3CCOOH के साथ पीसते हैं, जिसके बाद एक गाढ़ा स्लरी थिक स्लरी प्राप्त होती है। फिर इसे चीज़ क्लॉथ या फिर कॉटन के पतले कपड़े में रखकर कसकर निचोड़ने यानी कि स्ट्रेन करने के बाद हमें दो फ्रैक्शंस प्राप्त होते हैं यानी दो हिस्से प्राप्त होते हैं। एक फ्रैक्शन यानी एक भाग जो एसिड में घुला होता है उसे फिल्टरेट कहते हैं, और दूसरी चीज़ एसिड में सॉल्युबल और दूसरी चीज़ एसिड में इनसॉल्युबल यानी कि जो नहीं घुलती वो होती है, जिसे रिटेंटेट कहते हैं या एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन कहते हैं। साइंटिस्ट्स ने एसिड सॉल्युबल पूल में हज़ारों ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन हो को प्राप्त किया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं? जिनके अंदर कार्बन होता है। तुम्हें हायर क्लासेस में नीचे आ जाते हैं। तुम्हें हायर क्लासेस में बताया जाएगा कि लिविंग टिश्यू के सैंपल्स का एनालिसिस और इनमें मिलने वाले स्पेशली विशेषकर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पहचान कैसे की जाती है। किसी एक्सट्रैक्ट में मिलने वाले पर्टिकुलर कंपाउंड को उसमें मिलने वाले अन्य कंपाउंड से अलग करने के लिए वेरियस यानी विभिन्न सेपरेशन टेक्निक्स अपनाते हैं जब तक कि वो पर्टिकुलर कंपाउंड अलग नहीं हो जाता। दूसरे शब्दों में कहें तो इन अदर वर्ड्स आइसोलेटेड कंपाउंड्स एक प्योर कंपाउंड होता है, शुद्ध कंपाउंड होता है।
एनालिटिकल टेक्निक्स का यूज़ कर किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और प्रोबेबल स्ट्रक्चर यानी कि अंदाज़ा लगाते हैं स्ट्रक्चर का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और प्रोबेबल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लिविंग टिश्यूज़ में मिलने वाले सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिलते हैं। हम यह कैसे जान पाते हैं? एक थोड़ा डिफरेंट लेकिन डिस्ट्रक्टिव यानी कि थोड़ा सा खतरनाक है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। लिविंग टिश्यू, कुछ भी लिविंग टिश्यू में पत्ती ले लो या फिर लिवर, है ना। लिविंग टिश्यू की थोड़ी मात्रा यानी थोड़ी क्वांटिटी को लेकर उसका वज़न तोल लो, वे कर लो। ये जो वेट होगा वो वेट वेट कहलाता है। उसको सुखा लें, ठीक है, ड्राई कर लें, जिससे सारी नमी इवेपोरेट हो जाए। सूखने के बाद जो बचा है उससे ड्राई वेट मिलता है। यदि टिश्यू को पूरी तरह से जलाया जाए तो सभी कार्बन कंपाउंड्स ऑक्सीडाइज्ड होकर गैसियस फॉर्म CO2 और वाटर वेपर में अलग हो जाते हैं। बचे हुए मटेरियल को ऐश, भस्म या राख कहते हैं। इस ऐश में इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा मिलते हैं। इस ऐश में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि सल्फेट, फॉस्फेट आदि कंपाउंड्स एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलते हैं। इस कारण से एलिमेंटल एनालिसिस से किसी लिविंग टिश्यू के एलिमेंटल कॉम्पोजिशन की H2O2 Cl2 कार्बन एक्सेट्रा के रूप में जानकारी मिलती है। फिगर 9.1 देख लेते हैं। ये टेबल दी हुई है, इसमें कंपैरिजन दिया हुआ है कि देखो यहाँ पे एलिमेंट्स तो सेम है अर्थ के क्रस्ट में और ह्यूमन बॉडी में, पर उनकी क्वांटिटी अलग अलग है, अलग अलग मात्रा में दोनों के दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। फिगर 9.1 वाले यहाँ तक पहुँच गए थे हम। लिविंग टिश्यूज़ के एनालिसिस से कंपाउंड्स में प्रेजेंट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में जानकारी मिलती है। फिगर 9.2, टेबल 9.2, ठीक है। तो इसमें हमें पता चल पा रहा है कि इनऑर्गेनिक सोडियम किस फॉर्म में मिलता है हमारी बॉडी में? सोडियम आयन के फॉर्म में। पोटेशियम भी पोटेशियम आयन के फॉर्म में मिलता है। कैल्शियम भी कैल्शियम आयन के फॉर्म में मिलता है। मैग्नीशियम आयन वाटर H2O के फॉर्म में। कंपाउंड्स जैसे NaCl, CaCO3, PO4 3 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, ये सब भी मिलते हैं। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से फंक्शनल ग्रुप जैसे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स एक्सेट्रा पहचान की जा सकती है, लेकिन बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड बेसेस, फैटी एसिड्स इसमें क्लासिफाई करते हैं। अमीनो एसिड्स के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मुख्य रूप से अमीनो, कार्बोक्सिल और R फंक्शनल ग्रुप पर निर्भर है। अमीनो और कार्बोक्सिल ग्रुप की संख्या के बेसिस पर एसिडिक एग्जाम्पल ग्लूटामिक एसिड, बेसिक एग्जाम्पल लाइसिन और न्यूट्रल एग्जाम्पल वेलिन अमीनो एसिड होते हैं। इसी तरह से एरोमेटिक अमीनो एसिड टायरोसिन, फिनाइल, एलेनिन, ट्रिप्टोफैन होते हैं। अमीनो एसिड्स की एक पर्टिकुलर यानी विशेष प्रॉपर्टी अमीनो NH2 और कार्बोक्सिल COOH ग्रुप आयोनाइजेबल नेचर के होते हैं। इसलिए डिफरेंट pH वाले सॉल्यूशन में
अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। यहाँ फिगर हम देख सकते हैं जो रिएक्शन दे रखी है, उसमें जो बी वाला है वो ज्विटर आयोनिक फॉर्म कहलाता है, यानी कि ऐसा फॉर्म जिसमें COOH अपना H रिलीज कर चुका होता है और NH2 जो है वो एक H एक्सेप्ट कर चुका होता है। तो तब जो एक पूरी फॉर्म बन के रेडी होती है उसे हम कहते हैं ज्विटर आयोनिक फॉर्म। ठीक है, अब इसमें दो कंडीशंस और हो सकती हैं, एक ए वाली और एक सी वाली, यानी कि जब COO नेगेटिव ने केवल जब COOH केवल H रिलीज करता है पर NH2 कोई H एक्सेप्ट नहीं करता सॉल्यूशन में से, तो सी वाला फॉर्म बन के रेडी हो जाता है। और अगर NH2 एक H एक्सेप्ट कर लेता है सॉल्यूशन का पर COOH कोई H रिलीज नहीं करता, तो ए वाला फॉर्म बन के रेडी हो जाता है। पर लेकिन ज्विटर आयन कब कहेंगे? जब H रिलीज हो चुका होगा COOH का और COO नेगेटिव बन चुका होगा और उस H को NH2 एक्सेप्ट कर लेगा और NH3 पॉजिटिव बन जाएगा। तो बी वाला जो है वो ज्विटर आयन है। जनरली लिपिड्स वाटर में नहीं घुलते, यानी कि वाटर इंसॉल्युबल होते हैं। ये सिंपल फैटी एसिड्स हो सकते हैं। फैटी एसिड्स में एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जो एक R ग्रुप से जुड़ा होता है। R ग्रुप मिथाइल CH3 या इथाइल C2H5 या हायर नंबर वाले CH2 ग्रुप एक कार्बन से 19 कार्बन एग्जाम्पल पाल्मिटिक एसिड में कार्बोक्सिल कार्बन सहित 16 कार्बन मिलते हैं। एराकिडोनिक एसिड में कार्बोक्सिल कार्बन सहित 20 कार्बन एटम्स होते हैं। फैटी एसिड्स सैचुरेटेड बिना डबल बॉन्ड के या अनसैचुरेटेड एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड कार्बन टाइप के हो सकते हैं। दूसरा सिंपल लिपिड ग्लिसरॉल है जो ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन होता है। बहुत सारे लिपिड्स में ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स दोनों मिलते हैं। यहाँ पर फैटी एसिड ग्लिसरॉल से एस्टरिफाइड होता है, तब वे मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स और ट्राइग्लिसराइड्स हो सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पर फैट्स और ऑयल्स कहलाते हैं। ऑयल्स का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, एग्जाम्पल जिंजली ऑयल, इसलिए सर्दियों में तेल के रूप में होते हैं। क्या आप बाजार में उपलब्ध फैट की पहचान कर सकते हैं? कुछ लिपिड्स में फास्फोरस और फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। ये फॉस्फोलिपिड्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन में मिलते हैं, जैसे लेसिथिन। कुछ टिश्यूज़, विशेष तौर पर न्यूरल टिश्यूज़ में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के लिपिड्स पाए जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स वाले भी होते हैं। इनमें से कुछ नाइट्रोजन बेसिस एडिनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन है। ये शुगर से जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। यदि इनमें फॉस्फेट ग्रुप भी शुगर से एस्टरिफाइड हो तो इन्हें न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। एडिनोसिन, ग्वानोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन और साइटिडीन न्यूक्लियोसाइड्स हैं। एडिनाइलिक एसिड
थाइमिडिलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड, यूनिडाइलिक एसिड और साइटिडेनिलिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लिक एसिड जैसे आरएनए और डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करते हैं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लिविंग टिश्यूज। ठीक है, तो सबसे पहले शुगर है, ये शुगर के स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, पहला वाला ग्लूकोज का है, दूसरा वाला राइबोज का है। फिर अमीनो एसिड आते हैं। अमीनो एसिड में कार्बन पे एक NH2 होता है और एक COOH ग्रुप लगा होता है और एक और H होता है और एक H की जगह कुछ भी हो सकता है, एक H भी लगा हो सकता है या CH2 या CH2OH। अगर H लगा है तो ग्लाइसिन कहलाएगा, CH2 लगा है तो एलेनिन कहलाएगा और CH2OH लगा है तो सेराइन कहलाएगा। फिर यहाँ नीचे आ जाते हैं फैट्स एंड ऑयल्स, लिपिड्स। फिर यहाँ पे फैट्स और ऑयल्स वगैरह के भी पाल्मिटिक एसिड का स्ट्रक्चर दे रखा है। फिर ग्लिसरॉल, ट्राइग्लिसराइड, है ना, फॉस्फोलिपिड, लेसिथिन का भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है और कोलेस्ट्रॉल का दिया है। फिर आते हैं नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस में एडिनाइन का दे रखा है जो कि प्यूरिन होता है और यूरेसिल का दे रखा है जो कि पिरिमिडीन होता है। फिर न्यूक्लियोसाइड के दो दे रखे हैं, एडिनोसाइन और यूरिडीन। ठीक है, फिर न्यूक्लियोटाइड का दे रखा है एडिनाइलिक एसिड। तो ऐसे ये स्ट्रक्चर्स शो किए गए हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। केमिस्ट्री की एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हज़ारों बड़े छोटे कंपाउंड्स का आइसोलेशन किया जाता है, यानी उन्हें अलग अलग किया जाता है। उनका स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया जाता है, निर्धारित किया जाता है और संभव हो तो उन्हें प्रोड्यूस भी करने की कोशिश की जाती है, सिंथेसाइज करने की कोशिश की जाती है। यदि कोई बायोमॉलिक्यूल की एक लिस्ट बनाए तो उनमें हज़ारों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे अमीनो एसिड्स, शुगर्स एक्सेट्रा पाए जाएंगे। हम इन बायोमॉलिक्यूल्स को मेटाबोलाइट्स कहते हैं। फिगर 9.1 में शो करे गए सभी कंपाउंड्स को एनिमल टिश्यू में नोटिस किया जा सकता है। इन्हें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। जब कोई प्लांट, फंगल और माइक्रोबियल सेल्स को एनालाइज करे तो उसे इन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा हज़ारों कंपाउंड्स जैसे कि एल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, रबर, एसेंशियल ऑयल्स एक्सेट्रा मिलते हैं। इन्हें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। फिगर 9.3। फिगर 9.3 में देख सकते हैं जो पिगमेंट्स हैं, एल्कलॉइड्स हैं, टर्पेनॉइड्स, एसेंशियल ऑयल्स, ये सब क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स नोन वर्क करते हैं, यानी ऐसा काम करते हैं जो हमें जिसकी जानकारी है और नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में इनका क्या रोल है, क्या फंक्शन है, वो भी हमें पता है, नोन है हमें। पर हम इस समय सभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की जिन प्राणियों में ये पाए जाते हैं में उनकी भूमिका या काम, उनका जो रोल है या फिर उनका जो फंक्शन है वो नहीं जानते हम। जबकि इनमें से बहुत, जैसे कि रबर, मेडिसिन, औषधि, है ना, ड्रग्स, मसाले, स्पाइसेस, सैंड्स और पिगमेंट्स ह्यूमंस के लिए यूज़फुल होते हैं। कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है। आप बाद में स्टडीज़ और ईयर्स में इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे या फिर पढ़ेंगे।
आगे के सालों में। अब आता है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। एसिड सॉल्युबल पूल, यानी कि पूल मतलब भाग कह सकते हैं। एसिड सॉल्युबल पूल में पाए जाने वाले सभी कंपाउंड्स की एक कॉमन फीचर है कि इनका मॉलिक्यूलर वेट 18 से यानी 18 से 800 डाल्टन्स तक होता है। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में केवल 4 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसैकेराइड्स और लिपिड्स मिलते हैं। लिपिड्स को छोड़कर इस टाइप के कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन या इसके ऊपर होता है। इस कारण से बायोमॉलिक्यूल्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलने वाले केमिकल कंपाउंड्स 2 प्रकार के होते हैं। एक वो है जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है, उन्हें जनरली या फिर यूजुअली माइक्रोमॉलिक्यूल्स या बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। जबकि जो एसिड सॉल्युबल पूल में पाए जाते हैं उन्हें मैक्रोमॉलिक्यूल्स या बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। लिपिड्स के अलावा इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स पॉलीमरिक सब्सटेंस होते हैं। लिपिड्स जिनके मॉलिक्यूलर वेट्स 800 से ज़्यादा नहीं होते वे एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन या मैक्रोमॉलिक्यूलर फ्रैक्शन की कैटेगरी में क्यों आते हैं? वास्तव में लिपिड्स कम मॉलिक्यूलर वेट के कंपाउंड्स होते हैं। वे ऐसे ही नहीं मिलते बल्कि सेल मेम्ब्रेन और दूसरी मेम्ब्रेन्स में पाए जाते हैं। जब हम टिश्यूज़ को पीसते हैं तब हम सेल का स्ट्रक्चर डिस्टरप्टिंग यानी कि हम तोड़ रहे होते हैं एक तरीके से, है ना, डिस्टर्ब हो जाता है। सेल मेम्ब्रेन और अन्य दूसरी मेम्ब्रेन्स टुकड़ों में टूट जाती है, ब्रोकन इनटू पीसेस, और वेसिकल बनाती है जो वाटर इनसॉल्युबल होती है, पानी में सॉल्युबल नहीं होती। इस कारण से इन मेम्ब्रेन्स के वेसिकल के रूप में टुकड़े एसिडिक इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के साथ सेपरेट हो जाते हैं। जो मैक्रोमॉलिक्यूल फ्रैक्शन का हिस्सा होते हैं, सही अर्थ में लिपिड्स मैक्रोमॉलिक्यूल्स नहीं हैं। एसिड सॉल्युबल पूल वास्तव में साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन का भाग है। साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेलीज के मैक्रोमॉलिक्यूल एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन होते हैं। ये दोनों आपस में मिलकर लिविंग टिश्यूज़ या ऑर्गेनिज्म का पूरा केमिकल कॉम्पोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। सम अप करें इस बात को संक्षेप में, यदि लिविंग टिश्यूज़ में पाए जाने वाले केमिकल कॉम्पोजिशन को अबंडेंस ऑफ व्यू से अरेंज किया जाए, एबिडेंसेस ऑफ व्यू से अरेंज किया जाए क्लास वाइज, तो हम पाते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वाटर सबसे ज़्यादा मिलने वाला केमिकल है। यानी अबंडेंसी के बेसिस पे, यानी कौन कितना ज़्यादा पाया जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा लिविंग बॉडी में पानी पाया जाता है, वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये टेबल दी गई है, एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ सेल्स। पानी 70 से 90% पाया जाता है हमारी बॉडी में, प्रोटीन्स 10 से 15%, कार्बोहाइड्रेट्स 3%, लिपिड्स 2, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7 और आयंस 1% पाए जाते हैं हमारे शरीर में। प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। ये अमीनो एसिड की लीनियर चेन होती हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड्स से जुड़ी होती है, जैसे 9.2 में दिखाया गया है। ये फिगर्स है ना नीचे, अभी बता दूंगी मैं, ठीक है। 9.3 में दिखाया गया है, ठीक है।
हर एक प्रोटीन अमीनो एसिड का पॉलीमर है। अमीनो एसिड 20 टाइप्स के होने से, जैसे एनिलीन, साइटीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन एक्सेट्रा। ठीक है, तो अमीनो एसिड 20 टाइप के होते हैं। प्रोटीन होमोपॉलीमर नहीं बल्कि हेट्रोपॉलीमर होते हैं। एक होमोपॉलीमर एक मोनोमर की कई बार रिपीटेशन के कारण बनता है। n नंबर ऑफ टाइम्स अमीनो एसिड के बारे में यह नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि बाद में न्यूट्रिशन चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि कुछ अमीनो एसिड हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, जिनकी हमारे फूड के थ्रू हमारी बॉडी में सप्लाई किया जाता है जिनको। इस तरह फूड का प्रोटीन इन ज़रूरी यानी एसेंशियल अमीनो एसिड्स का सोर्स यानी कि स्रोत, इस प्रकार से अमीनो एसिड्स एसेंशियल और नॉन एसेंशियल हो सकते हैं। ठीक है, तो फूड का जो प्रोटीन होता है वो इन अमीनो एसिड्स का सोर्स होता है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारे शरीर में बनते हैं, जबकि हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स की आपूर्ति अपने डाइट फूड से करते हैं। प्रोटीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे फंक्शंस यानी वर्क करते हैं। इनमें कुछ न्यूट्रिएंट्स को सेल मेम्ब्रेन से होकर ट्रांसपोर्ट करती हैं, कुछ इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म से बचाने में हेल्पफुल होती हैं, कुछ एंजाइम के रूप में काम करती हैं। टेबल 9.5 देखते हैं। सम प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शंस। कोलेजन का फंक्शन क्या है? इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस, दो सेल के बीच का जो सब्सटेंस है वो काम करता है। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। इंसुलिन एक हार्मोन है। एंटीबॉडी इन्फेक्शियस एजेंट से, जैसे कि आज के समय पे जो चल रहा है कोविड, है ना, ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट से फाइट करती है। रिसेप्टर्स, सेंसरी रिसेप्शन, स्मेल, टेस्ट, हार्मोन, इन सब चीज़ों के काम में आते हैं रिसेप्टर्स। फिर है GLUT4, GLUT4 इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट इनेबल करता है सेल्स के अंदर। ठीक है, फिगर 9.5 हमने देख लिया। कोलेजन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला। और राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज यानी रुबिस्को मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है पूरे बायोस्फीयर में। केवल एनिमल वर्ल्ड में पूछे, प्लांट का बिल्कुल ऐड नहीं कर रहा, केवल एनिमल वर्ल्ड में पूछे तो प्रोटीन कौन सा है? कोलेजन। पर अगर पूरे के पूरा जितना भी बायोस्फीयर है उसका पूछे तो रुबिस्को, क्योंकि प्लांट का मिला के होता है। अब है पॉलीसैकेराइड्स। एसिड इनसॉल्युबल पार्ट यानी पैलेट में एक दूसरी क्लास होती है, अनदर क्लास होती है। एसिड इनसॉल्युबल पार्ट में अनदर क्लास के मैक्रोमोलिक्यूल्स की तरह पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। ये पॉलीसैकेराइड्स शुगर्स की लॉन्ग चेन्स होती हैं। यह थ्रेड की तरह कपास के रेशे डिफरेंट टाइप्स के मोनोसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं। यह थ्रेड की तरह डिफरेंट टाइप्स के मोनोसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल, सेल्यूलोज एक पॉलीसैकेराइड होता है जो एक टाइप के मोनोसैकेराइड जैसे ग्लूकोज का बना होता है। सेल्यूलोज एक होमोपॉलीमर है। इसका एक वेरिएंट स्टार्च सेल्यूलोज से डिफरेंट होता है, लेकिन यह प्लांट टिश्यू में एनर्जी स्टोर हाउस के रूप में मिलता है। एनिमल्स में एक अन्य वेरिएंट होता है जिसे ग्लाइकोजन कहते हैं। इंसुलिन फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है। एक पॉलीसैकेराइड चेन जैसे ग्लाइकोजन का राइट एंड रिड्यूसिंग एंड और लेफ्ट एंड नॉन रिड्यूसिंग एंड कहलाता है। इनमें ब्रांचेस होती हैं
जो फिगर 9.2 जैसी दिखाई देती है। देखो उसमें नीचे कार्टून क्या कह रहा है, देखो इसमें ब्रांचेस दिखाई पड़ रही हैं, बस उसी की बात कर रहा है वो। फिगर देख लिया अब हमने। स्टार्च में हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिलती है। वास्तव में स्टार्च में I2 मॉलिक्यूल्स इसके हेलिकल स्ट्रक्चर में जुड़े होते हैं। स्टार्च आयोडीन से जुड़कर ब्लू रंग देता है। सेलुलोज में कॉम्प्लेक्स हेलिसेस नहीं मिलने के कारण आयोडीन इनमें होल्ड नहीं हो पाता या फिर प्रवेश नहीं कर पाता। ये फिगर आ गया डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ अ ग्लाइकोजन। ठीक है, तो ये उसका पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है ग्लाइकोजन का, बस लेबल ध्यान रख लेना इसका। प्लांट सेल वॉल्स सेलुलोज की बनी होती हैं। कागज़ पौधों के पल्प से बना होता है और जो सेलुलोज होता है। रुई के धागे सेलुलोज के बने होते हैं। नेचर में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स मिलते हैं। ये अमीनो शुगर्स और केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स जैसे ग्लूकोसामाइन, एन-एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन से मिलकर बने होते हैं। जैसे ऑर्थोपॉड्स के एक्सोस्केलेटन कॉम्प्लेक्स सैकेराइड काइटिन या फिर चिटोन, जो भी बोलना है, काइटिन से बने होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड अधिकतर होमोपॉलीमर होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स दूसरे प्रकार का एक और मैक्रोमोलिक्यूल जो किसी भी लिविंग टिश्यू के एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलता है उसे न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। यह पॉलीसैकेराइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स के साथ कंप्राइज यानी मिलकर किसी भी लिविंग टिश्यू या सेल का ट्रू मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन बनाते हैं। जो असली मैक्रोमोलिकुलर भाग जो होगा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो बनाते हैं। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स 3 डिफरेंट केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स से मिलकर बना होता है। पहला है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा है मोनोसैकेराइड और तीसरा है फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट होता है। फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट होता है। यदि फिगर 9.1 को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि न्यूक्लिक एसिड में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स नाइट्रोजनस बेसिस एडिनाइन, ग्वानाइन, यूरेसिल, साइटोसिन और थाइमिन होते हैं। एडिनाइन और ग्वानिन सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स हैं और अन्य 3 सब्स्टिट्यूटेड पायरिमिडीन्स हैं। स्केलेटल हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स को रिस्पेक्टिवली प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में मिलने वाली शुगर या तो राइबोज यानी मोनोसैकेराइड पेंटोज या फिर डीऑक्सीराइबोज होती है। जिस न्यूक्लिक एसिड में डीऑक्सीराइबोज मिलता है उसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, डीएनए, और जिसमें राइबोज मिलता है उसे राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स जैसा कि पहले बताया गया है कि प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर होते हैं जो अमीनो एसिड्स की स्ट्रिंग्स यानी कि लड़ियाँ होती हैं ना, स्ट्रिंग्स से बने होते हैं। मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर्स का मीन्स डिफरेंट कंटेक्स्ट में डिफरेंट होता है, अलग अलग संदर्भ में अलग अलग होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर का संबंध मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से होता है, जैसे NaCl, MgCl2 एक्सेट्रा।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्स जब मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर जैसे बेंजीन, नेफ्थलीन एक्सेट्रा को रिप्रेजेंट यानी व्यक्त करते हैं तो वे हमेशा उसके 2D टू डायमेंशनल व्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। फिजिसिस्ट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के 3D स्ट्रक्चर को, जबकि बायोलॉजिस्ट प्रोटीन की स्ट्रक्चर 4 लेवल्स 4 तरह से रिप्रेजेंट यानी व्यक्त करते हैं। प्रोटीन में अमीनो एसिड के सीक्वेंस व इसके पोजिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में, जैसे कि पहला, दूसरा और उसके आगे कौन सा अमीनो एसिड होगा की जानकारी को प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। फिगर 9.3 देखेंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर देखो इसमें दिखाया गया है। इमेजिन करें कि प्रोटीन एक लाइन है और इसके लेफ्ट पर पहला और राइट एंड पर लास्ट अमीनो एसिड मिला है। इमेजिन करें कि प्रोटीन एक लाइन है और इसके लेफ्ट पर पहला और राइट एंड पर लास्ट अमीनो एसिड मिलता है। पहले अमीनो एसिड को एन टर्मिनल अमीनो एसिड कहते हैं, जबकि लास्ट अमीनो एसिड को सी टर्मिनल अमीनो एसिड कहते हैं। प्रोटीन थ्रेड हमेशा एक्सटेंडेड रिजिड रॉड जैसी नहीं होती, यानी कि ऐसी फैली हुई एकदम सीधी सी रॉड जैसा कुछ नहीं होता। एक सीधे लाठी की तरह डंडा जो होता है उस टाइप का कुछ नहीं होता, वो थोड़ी बहुत घूमी हुई भी रहती है। यह थ्रेड हेलिक्स के फॉर्म में फोल्डेड मुड़ी हुई होती है, घूमती हुई सीढ़ी की तरह। वास्तव में प्रोटीन थ्रेड का कुछ पोर्शन हेलिक्स के रूप में अरेंज होता है। प्रोटीन में केवल राइट हैंडेड हेलिसेस मिलती हैं। अन्य जगहों पर प्रोटीन की थ्रेड अदर फॉर्म्स में ऐसे मुड़ी हुई होती हैं। इन्हें सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। फिगर 9.4 देखने को कहा है, तो ये दे रखा है। ए वाला जो फिगर है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का है, ठीक है। तो उसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके अलावा प्रोटीन की लॉन्ग चेन अपने ऊपर ही ऊन के एक खोखले हॉलो गोले के समान फोल्डेड होती है, जिसे प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। फिगर 9.4 का बी वाला जो है ना, ये देखो बी वाला और टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो ये बी वाला है ना, वो टर्शरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। यह प्रोटीन के 3D व्यू को दिखाता है। टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन के बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए एब्सोल्युटली ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो फिगर है 9.3, ये भी ध्यान से देख लेना, कौन सा प्राइमरी स्ट्रक्चर है, कौन सा सेकेंडरी है। सेकेंडरी में कौन कौन से, अल्फ़ा हीलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। फिर सी टर्शरी है, उसमें हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी हैं। फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। कुछ प्रोटीन एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड्स या सब यूनिट्स असेंबली या ग्रुप होते हैं। जिस ढंग से प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड या सब यूनिट एक दूसरे के मैनर में अरेंज होती है। एग्जाम्पल, लीनियर स्ट्रिंग्स ऑफ स्फेयर अरेंज्ड वन अपॉन ईच अदर इन फॉर्म ऑफ क्यूब और प्लेट एक्सेट्रा। वह प्रोटीन के आर्किटेक्चर को प्रदर्शित करती है, जिसे प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। अडल्ट ह्यूमन का हीमोग्लोबिन 4 सब यूनिट्स का बना होता है। इनमें 2 एक दूसरे के समान होते हैं। 2 सब यूनिट्स अल्फ़ा और 2 सब यूनिट्स बीटा टाइप के होते हैं, जो आपस में मिलकर ह्यूमन के हीमोग्लोबिन बनाते हैं। नेचर ऑफ बॉन्ड
बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर। किसी भी पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन में अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, जो एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिल COOH ग्रुप और अगले अमीनो एसिड के अमीनो NH2 ग्रुप के बीच रिएक्शन के बाद वाटर मॉलिक्यूल के निकलने के बाद बनता है। इस प्रोसेस को डिहाइड्रेशन कहते हैं। एक पॉलीसैकेराइड में मोनोसैकेराइड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। यह बॉन्ड भी डिहाइड्रेशन द्वारा बनता है। यह बॉन्ड पास यानी कि एडजेसेंट के दो मोनोसैकेराइड के दो कार्बन एटम के बीच बनता है। न्यूक्लिक एसिड में एक न्यूक्लियोटाइड के एक शुगर का 3' कार्बन सक्सीडिंग यानी कि आगे वाले न्यूक्लियोटाइड के शुगर के 5' कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप द्वारा जुड़ा होता है। शुगर के फॉस्फेट व हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच का बॉन्ड एक एस्टर बॉन्ड होता है। एस्टर बॉन्ड दोनों तरफ मिलता है, इसलिए इसे फॉस्फोडाएस्टर बॉन्ड कहते हैं। फिगर 9.5 देख लेना, नीचे है आई थिंक, ये रहा। यहाँ शो किया गया है फॉस्फोडाएस्टर बॉन्ड। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ DNA दिखा रहा है ना। इसमें फॉस्फोडाएस्टर बॉन्ड आपको देखो, दो शुगर्स देखो, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली, साइड साइड की नहीं देखनी, एक ऊपर की और एक नीचे की। उनके बीच में देखो एक POC करके बॉन्ड बनी है, ठीक है। इसी को कहते हैं फॉस्फोडाएस्टर बॉन्ड, ठीक है। बस इतना ही है ना। वापस वहीं आ जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड में वाइड वैरायटी की सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स मिलती हैं। फॉर एग्जांपल, ली वाटसन क्रिक मॉडल का फेमस मॉडल DNA की डबल हेलिक्स के रूप में मिलता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल हैं, जो एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, ठीक है। इनका बैकबोन शुगर फॉस्फेट शुगर चेन से बना होता है। नाइट्रोजन बेसेस एक दूसरे की तरफ फेस किए हुए बैकबोन से लगभग परपेंडिकुलर अलाइन होते हैं। एक स्ट्रैंड के बेस पेयर A और G कंपल्सरीली, यानी कि सिर्फ A और G ही, A और G कंपल्सरीली दूसरे स्ट्रैंड के T और C से पेयर बनाते हैं। A का पेयर T से ही बनेगा और G का पेयर C से ही बनेगा। एडेनाइन और थायमिन यानी A और T के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। प्रत्येक स्ट्रैंड एक घुमावदार सीढ़ी जैसी प्रतीत होती है, ठीक है, हेलिकल स्टेयरकेस की तरह। स्टेयरकेस का ईच स्टेप बेस पेयर्स का बना होता है। स्टेयरकेस का ईच स्टेप दूसरे स्टेप से 36 डिग्री के एंगल पर घुमा होता है। हेलिकल स्ट्रैंड के एक फुल टर्न में 10 स्टेप्स या 10 बेस पेयर्स पाए जाते हैं। इस तरह आप DNA का लाइन डायग्राम बनाने का ट्राई कर सकते हैं। एक फुल टर्न की लंबाई लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि 2 बेस पेयर्स के बीच की खड़ी दूरी यानी परपेंडिकुलर दूरी, परपेंडिकुलर नहीं, ऐसे राइज्ड है ना, खड़ी दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। अबव मेंशन्ड सैलिएंट फीचर्स वाले, यानी जो ऊपर जितने भी फीचर्स बताए ऐसे वाले DNA को BDNA कहते हैं।
हायर क्लास में तुम्हें बताया जाएगा कि 1 डज़न से भी ज़्यादा टाइप के डीएनए होते हैं जिनकी नेमिंग स्ट्रक्चरल फीचर के बेसिस पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के बेसिस पर किया जाता है। ठीक है, जिनकी नेमिंग या फिर नॉमेनक्लेचर किस बेसिस पर किया जाता है? स्ट्रक्चरल फीचर्स और स्ट्रक्चरल बेसिस पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के बेसिस पर किया जाता है। ठीक है, you will be told that there are more than a dozen forms of DNA named after English alphabets with unique structural features. Dynamic state of body constituents. Concept of metabolism. हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा है उसके अनुसार लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वह सिंपल बैक्टीरियल सेल हो, एक प्रोटोजोआन हो, एक प्लांट हो या एनिमल हो, ये सभी थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने होते हैं। ये कंपाउंड्स या बायोमॉलिक्यूल्स एक सर्टेन यानी निश्चित कंसंट्रेशन में मिलते हैं। इन्हें मोल्स स्लैश सेल या मोल्स स्लैश लीटर के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। स्टडीज़ में एक बहुत आवश्यक डिस्कवरी हुई है। उसके अनुसार बायोमॉलिक्यूल्स का एक टर्नओवर होता है, यानी कि एक क्वांटिटी होती है, उतनी क्वांटिटी में पूरे के पूरे बनते हैं। ठीक है, इससे तात्पर्य यह है कि ये लगातार दूसरे नए मॉलिक्यूल्स में परिवर्तित यानी चेंज होते रहते हैं और दूसरे बायोमॉलिक्यूल से मिलकर बनते रहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में यह ब्रेकिंग और मेकिंग निर्माण केमिकल रिएक्शन द्वारा लगातार होता रहता है। इन सभी केमिकल रिएक्शंस को टुगेदर यानी एक साथ मिला के मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सभी मेटाबॉलिक रिएक्शंस द्वारा बायोमॉलिक्यूल्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। कुछ मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्म के एग्जाम्पल्स हैं अमीनो एसिड से CO2 के निकलने के बाद अमीनो एसिड का अमीन में बदलना, न्यूक्लियोटाइड बेस से अमीनो ग्रुप का अलग होना, डाइसैकेराइड में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस, डाइसैकेराइड में ग्लूकोसिडिक बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस। इस प्रकार 10 से 1000 मतलब थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे पूरा लिस्ट बना सकते हैं। मेजॉरिटी इस प्रकार की केमिकल रिएक्शन आइसोलेशन यानी अकेले में नहीं होती, बल्कि हमेशा अन्य यानी दूसरी सम अदर केमिकल रिएक्शन से लिंक्ड यानी कि जुड़ी हुई होती हैं। मेटाबोलाइट्स का एक दूसरे में परिवर्तन यानी कन्वर्जन होना आपस में लिंक्ड जुड़ी हुई रिएक्शंस की चेन से होता है, जिन्हें मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। ये मेटाबॉलिक पाथवे शहर की ऑटोमोबाइल ट्रैफिक व्यवस्था की तरह होते हैं। ये पाथवेज या तो लीनियर या सर्कुलर होते हैं। ये पाथवे एक दूसरे से आड़े तिरछे यानी क्रॉस ट्रैफिक जंक्शन जैसे दिखाई देते हैं। एक मिनट। ऑटोमोबाइल्स ट्रैफिक्स के जैसे एक निश्चित यानी डेफिनेट रेट और डायरेक्शन में मेटाबॉलिक पाथवे से होकर फ्लो करता है। यह मेटाबॉलिक फ्लो बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की डायनामिक स्टेट कहलाता है। सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि आपस में जुड़ा हुआ यह इंटरलिंक्ड मेटाबॉलिक पाथवे बहुत स्मूथ स्पीड से बिना एक भी दुर्घटना यानी मिसहैप के हेल्दी कंडीशन बनाए रखने के लिए होता है। इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस की दूसरी विशेषता फीचर यह है कि इनकी
ईच यानी प्रत्येक केमिकल रिएक्शन कैटलाइज्ड रिएक्शन होती है। लिविंग सिस्टम में कोई भी मेटाबॉलिक कन्वर्जन बिना कैटलिस्ट के संपन्न नहीं होता है। CO2 का पानी में डिसॉल्व होना जो एक फिजिकल प्रोसेस है, लेकिन लिविंग सिस्टम में यह एक कैटलाइज्ड रिएक्शन है। कैटलिस्ट जो किसी मेटाबॉलिक कन्वर्जन की रेट को बढ़ाते हैं, हेस्टन करते हैं, वे भी प्रोटीन होते हैं। ये प्रोटीन जिनमें कैटालिटिक पावर होती है उन्हें एंजाइम कहते हैं। मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग। मेटाबॉलिक पाथवे द्वारा सिंपलर स्ट्रक्चर्स से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स जैसे एसिटिक एसिड बिकम्स कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। मेटाबॉलिक पाथवे द्वारा सिंपल स्ट्रक्चर से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से सिंपल स्ट्रक्चर जैसे ग्लूकोज बिकम लैक्टिक एसिड इन आर स्केलेटल मसल्स। हमारे स्केलेटल मसल में ग्लूकोज जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, का निर्माण होता है। पहली प्रकार के केस को बायोसिंथेसिस पाथवे या एनाबॉलिक पाथवे कहते हैं, यानी जिस भी पाथवे में कुछ ना कुछ फॉर्म हो रहा हो तो उसे एनाबॉलिक कहेंगे। एनाबॉलिक पाथवे में एनर्जी कंज्यूम होती है, यूज़ होती है। अमीनो एसिड से प्रोटीन के निर्माण में एनर्जी की ज़रूरत होती है। दूसरी तरफ कैटाबॉलिक पाथवे द्वारा एनर्जी रिलीज होती है, जैसे स्केलेटल मसल में जब ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है। यह मेटाबॉलिक पाथवे जिसके द्वारा ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है 10 मेटाबॉलिक स्टेप में पूरा होता है और इसे ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिग्रेडेशन द्वारा रिलीज होने वाली एनर्जी केमिकल बॉन्ड के रूप में स्टोर कर ली जाती है। यह बॉन्ड एनर्जी जब और जहां आवश्यकता होती है, जैसे बायोसिंथेसिस, ऑस्मोटिक या मैकेनिकल वर्क किए जाने पर इसका उपयोग किया जाता है। एनर्जी की करेंसी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म लिविंग सिस्टम में एक केमिकल में बॉन्ड एनर्जी के रूप में मिलता है, जिसे ATP कहते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी एनर्जी कैसे प्राप्त करते हैं, उनमें किस तरह की स्ट्रैटेजीज विकसित हुई हैं, वे इस एनर्जी को कैसे व किस रूप में स्टोर करते हैं, इस एनर्जी को वे वर्क में कैसे बदलते हैं, तुम इन सब चीज़ों के बारे में बाद में हायर क्लासेस में एक नई क्लास या सब डिसिप्लिन में स्टडी करोगे, जिसे बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। द लिविंग स्टेट, जीवित अवस्था। इस लेवल तक आप समझ चुके होंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में उनके अनुसार एक सर्टेन कंसंट्रेशन में हज़ारों केमिकल कंपाउंड्स मिलते हैं, जिसे मेटाबोलाइट्स या बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, नॉर्मल हेल्दी पर्सन में ब्लड शुगर की कंसंट्रेशन 4.2 मिलीमोल पर लीटर से 6.1 मिलीमोल पर लीटर है, जबकि हार्मोन की नैनोग्राम्स या पर ml होती है, जबकि हार्मोन्स की नैनोग्राम्स पर ml होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट यह है कि बायोलॉजिकल सिस्टम में सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक स्टेडी स्टेट में मिलते हैं, जिनमें सभी बायोमोलिक्यूल्स की एक निश्चित मात्रा यानी कंसंट्रेशन होती है। ये बायोमोलिक्यूल्स एक मेटाबॉलिक फ्लक्स यानी कि एक फ्लो प्रवाह में होते हैं। कोई भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस इक्विलिब्रियम को स्पॉन्टेनियसली यानी अपने आप अटेन करती है। स्टेडी स्टेट यानी कि स्थिर अवस्था एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। फिजिक्स के हिसाब से कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में वर्क नहीं कर सकता। जैसे कि लिविंग हमेशा वर्क करते हैं, उनमें कभी भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं हो सकती। इसलिए लिविंग स्टेट एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट होती है, जिससे वर्क परफॉर्म होते हैं।
लिविंग प्रोसेस एक कांस्टेंट एफर्ट है जिससे इक्विलिब्रियम से बचा जा सके। इसके लिए हमेशा एनर्जी के इनपुट की ज़रूरत होती है, यानी हमेशा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए तो हम रोज़ खाना खाते हैं। मेटाबॉलिज्म वह मैकेनिज़्म है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसलिए लिविंग स्टेट और मेटाबॉलिज्म एक दूसरे के सिनोनिमस हैं, यानी कि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। बिना मेटाबॉलिज्म के लिविंग स्टेट अटेन प्राप्त नहीं हो सकती।